एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। एंड आज हम गुरु सीरीज में फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स से पहला सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, कैनोपी कवर क्या होता है, ये सब कुछ हमें कंफ्यूजन दे सकता है। तो क्वेश्चन है, द टर्म फॉरेस्ट कवर रेफर्स टू व्हाट। तो यहाँ पे डेफिनेशंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब डेफिनेशन एक है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो क्या है? तो यहाँ पे परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ 15 और यहाँ 10। तो एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं करेक्ट जो है, ऑल लैंड्स more than 1 hectare in area with a tree canopy density of more than 10%। उन सभी जगहों को हम फॉरेस्ट कवर के अंडर लाते हैं और ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, जिसके तहत भारत में जो फॉरेस्ट कवर कितना है वो तय किया जाता है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है कि 89 के हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो डाइवर्ट किया गया है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंटली बहुत ये डिस्ट्रक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत किया जाता है डाइवर्ट। अब अगर हम नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को काटते जाएंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं हो पाएगा, हमारे लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगला सवाल है हमारा, बैटल ऑफ हुगली वॉज फॉट बिटवीन। तो किन के बीच में लड़ा गया था? पहले तो लोकेशन देख लेते हैं, इसे बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोला जाता है। 1759 में ये लड़ा गया, ठीक है। देखिए बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई, फिर जब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन ने सबको भगा दिया यहाँ से लड़ झगड़ के। तो यहाँ पे ये जो है बैटल ऑफ हुगली, इसमें मीर जाफर जो थे नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने डच को इनवाइट किया था इंग्लिश से फाइट करने के लिए, और इसीलिए ये जो है इंग्लिश और डच के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी जो हैं वो किन की फिलॉसफी थी सिविल डिसओबीडियंस, जिससे वो इंस्पायर्ड हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे? गांधी जी के आइडियाज हैं, जैसे सिविल डिसओबीडियंस हो गया, ये तो इंस्पायर्ड था डेविड थॉरो द्वारा। ऐसे ही नॉन वायलेंस का जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड थे एक जैन मोनेस्टिक से, उनका नाम था रामचंद्र रावजी भाई, और बॉम्बे में उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी आया है कि थॉरो टू टॉल्स्टॉय 5 ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने गांधी को महात्मा बनने में हेल्प किया काफी ज्यादा। तो ऐसे गांधी जी से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। Who is considered as the first martyr outside India? कौन है? पहले हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज पहली बार होती है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मदन लाल ढींगरा जो हैं ये पहले शहीद थे जो बाहर आउटसाइड इंडिया शहीद हुए थे। Who among the following were supported by Dupleix during the second Carnatic War? सेकेंड कार्नेटिक वॉर से जो 1749 to 54 के बीच में लड़ा गया था। अब इनमें जो डुप्लेक्स थे फ्रेंच गवर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किसको सपोर्ट किया था उनके नाम हमको बताने हैं। तो देखिए ब्रिटिश और फ्रेंच हो गए या डच हो गए, तो इन सभी के बीच में लड़ाइयाँ होती रही हैं इंडियन टेरिटरीज को लेकर। तो किसकी पावर ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, इसी वजह से ये वॉर भी हुआ था। और ये जो कैंडिडेट थे नसीर जंग, अनवरुद्दीन, इन्हें ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को डुप्लेक्स ने किया था। तो इसीलिए हमारा आंसर होता है 3 और 4। अगला सवाल है, चिट फंड से रिलेटेड न्यूज आई है कि जो ये चिट फंड है काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इनफैक्ट लो इनकम फैमिलीज जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है, कि लालच होता है कि हमारा जो है हमारे पास भी पैसा आए। चिट फंड्स जो है इनके बारे में हम 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या इनका रूल है, रेगुलेशन है, किसके अंडर आता है। चिट फंड्स आर गवर्न्ड बाय चिट फंड्स एक्ट ऑफ 1962, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 एंड सेबी एक्ट ऑफ 1992। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या चिट फंड के अंडर बिजनेसेस जो हैं उनको रजिस्टर्ड और रेगुलेट किया जाता है ओनली बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट और रजिस्टर कर सकती है? तो ये भी सही है। यहाँ पे देखिए
टैप चिट फंड्स टैप फाइनेंस मिनिस्ट्री अमिड आंध्रा टर्मोइल। हमारा आंसर होता है बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल है हमारा रेपो और रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड। ये जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। तो रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। क्या ये दोनों करेक्ट है, हमें पता करना है। पहला है रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो है ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। रेपो रेट यूज किया जाता है बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है बोथ 1 एंड 2। और ये न्यूज आई है कि रेपो रेट जो है वो 6.5% ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। देखिए FCRA का वायलेशन किया जा रहा है, CBI प्रोब होगी अगेंस्ट ऑक्सफैम इंडिया। तो फॉरेन फंडिंग जहां बाहर से पैसा आता है तो उसका क्या रूल्स और रेगुलेशन है, ये रेगुलेट होता है अंडर FCRA एक्ट एंड इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये करेक्ट है, लेकिन एक कैप है कितनी फंडिंग वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 25,000 जो है और इसके नीचे का अमाउंट लेस देन, तो इतना ही फंडिंग जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, कोई ग्रुप नहीं, कोई कंपनी नहीं। तो ये हमारे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। गोबर्धन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस जो बनाई जाती है, तो यहाँ न्यूज है कि गवर्नमेंट ने 75 में से 42 बायोगैस प्लांट जो है उनके लिए अप्रूवल दे दिया है फॉर अर्बन एरियाज। तो बायोगैस एक काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन फ्यूल की अगर हम बात करें तो। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये गोबर्धन का फुल फॉर्म है। ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आती है? वो है हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है और उसके अंडर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला है हमारा आर्य समाज से रिलेटेड। ये 1875 में आया था। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है प्री इंडिपेंडेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? क्या ये वेदा को ही सिर्फ एक सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं और एब्सोल्यूट नेसेसरी मानते हैं? बिल्कुल करेक्ट है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट किया जाता है, ये भी सही है। फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, करेक्ट। ऑपोजिशन है इन री इनकारनेशन थ्योरी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होता है 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। आर्य समाज का फाउंडेशन किसने किया था, किसने फॉर्म किया था इसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब आया था? तो 1916। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है, डिमांड्स जो है रखी गई थी और एक्सेप्ट की गई थी। तो मुस्लिम लीग ने आइडिया ऑफ स्वराज को एक्सेप्ट किया था, करेक्ट है। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और स्टेटमेंट्स कौन कौन सी करेक्ट है। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम लीग। कब आया था सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मुझे कमेंट करके बताइए। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये मुस्लिम्स होंगे। क्या ये एक्सेप्ट किया गया था? ये भी बिल्कुल सही है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं इन्होंने दोनों ने मिलकर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है उसे रखा था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर होता है 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। चलिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली हमको ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं प्लेस करना है कि कौन से सन में कौन सा ओपन हुआ था। 1781 में फाउंड किया गया था संस्कृत कॉलेज, 1791 में, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है इन्होंने
इसे ओपन किया था ताकि जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज हैं उन सभी को ट्रेन किया जा सके और इंडिया पे जो लोग हैं उनको समझने की कोशिश करने के लिए ये किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी हो गया, इसीलिए हमारा आंसर होता है ए 1, 2 एंड 3। चलिए NUE नेटवर्क, NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको टक्कर देने वाला है। तो यहाँ पे RBI ने बोला है कि अभी तक तो ऐसा कोई प्लान हमारी तरफ आया नहीं है NUE नेटवर्क के थ्रू, लेकिन अब जब ये न्यूज में आया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है दिस कुड ऑफर अ होस्ट ऑफ रीपेमेंट रिटेल पेमेंट सर्विसेज, बिल्कुल करेक्ट है। दिस विल ऑल्सो मैनेज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे विल नॉट बी अलाउड टू चार्ज फीस फॉर ट्रांजैक्शंस, ये रॉन्ग है। इनको अलाउ होगा कि ये ट्रांजैक्शन फीस जो है वो चार्ज कर सके, जबकि NPCI जो है वो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेती है। और जो भी NUEs होंगे उनको इंटरऑपरेबल होना होगा NPCI के साथ, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सप्तपुरी जो है ये ग्रुप ऑफ 7 हिंदू तीर्था हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये इसको प्रमोट कर रही है, इनको लिबरल डेस्टिनेशन बोला जाता है जहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 7 ऐसी जगह हैं, उन जगहों के बारे में जानेंगे अभी, लेकिन उन 7 जगहों में से कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है उस लिस्ट में नहीं है। तो अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, लेकिन रामेश्वरम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 जगहों के नाम हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार जिसे बोलते हैं, काशी हो गया, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती जिसे हम द्वारका बोलते हैं। तो ये 7 जगह हो गई हमारी। ठीक है, चलिए लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 was presided by whom? तो ये हमारा अंबिका चरण मजूमदार जो हैं उनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।